हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे अच्छे कामों में लगे होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज मैट्राइसेज का लेक्चर 02 हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले जिन्होंने लेक्चर 01 नहीं पढ़ा है पहले उसको पढ़ लें, फिर इस लेक्चर में आए जिससे बातें हमें क्लियर समझ में आए, क्योंकि क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान बोलते हैं। बच्चों, पिछली क्लास में हमने मैट्राइसेज के बेसिक पढ़े थे। मैट्रिक्स क्या होता है, कैसा दिखता है, मैट्रिक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कुछ न्यूमेरिकल किए थे मैट्रिक्स के। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के टाइप्स, कौन कौन से मैट्रिक्स होते हैं और उनकी क्या क्वालिटी है। फिर आज की ही क्लास में हम पढ़ेंगे दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं और साथ में कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्राइसेज। टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस को पढ़ने के पहले हमें मालूम होना चाहिए कि मैट्रिक्स और मैट्राइसेज में क्या डिफरेंस है। मैट्रिक्स जब एक सिंगल मैट्रिक्स होगा तब हम उसे मैट्रिक्स बोलेंगे, और जब एक से ज़्यादा मैट्रिक्स होंगे तो बच्चों हम उसे मैट्राइसेज बोलेंगे। मैट्रिक्स सिंगल मैट्रिक्स होगा। जब भी कभी आपको एक ही मैट्रिक्स दिखे तो अपन उसको मैट्रिक्स बोलेंगे, और जब एक से ज़्यादा मैट्रिक्स दिखेंगे बच्चों तो हम उसे मैट्राइसेज बोलेंगे। मोर देन वन मैट्रिक्स। अब हम लोग मैट्राइसेज के टाइप्स में सबसे पहले पढ़ते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है सुनिएगा बच्चों। रो मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं जिसमें केवल एक ही रो होगी और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। A matrix having only one row is known as row matrix। जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं रो मैट्रिक्स के एग्जाम्पल। एक मैट्रिक्स ये है जिसमें केवल एक ही रो है, हालांकि कॉलम भी एक है, हमें कॉलम से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर एक ही रो है तो ये रो मैट्रिक्स है। जैसे ये 2 5, ये भी रो मैट्रिक्स है। यहां पर भी एक ही रो है और कॉलम 2 हैं। कॉलम कितने भी हों रो मैट्रिक्स कहलाएगा। रो मैट्रिक्स का अदर एग्जाम्पल हमारा ये भी हो सकता है -3 5 7। इसमें एक ही रो है और कॉलम कितने बच्चों 3 हैं। जनरल बात करें अगर हम रो मैट्रिक्स की तो ये भी रो मैट्रिक्स हो सकता है। मैंने बताया था कि A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब ये क्या है, फर्स्ट रो ही है और सेकेंड कॉलम है, फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है, फर्स्ट रो है और फोर्थ कॉलम है। इसी तरीके से फर्स्ट रो है और n कॉलम है। तो ये भी रो मैट्रिक्स है। इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 और n। यहां पर एक रो है और n कॉलम है। तो फाइनली आपको क्या याद रखना है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक रो हो, कॉलम चाहे कितने भी हों, ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर हम इनके ऑर्डर की बात करें, पिछले क्लास में हमने ऑर्डर मैट्रिक्स का बताए थे कि नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एक है और कॉलम भी एक है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 by 1 है।
इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें तो इसमें रो की संख्या 1 है और कॉलम की संख्या 2 है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, रो 1 कॉलम कितना 2, तो 1 क्रॉस 2 है। यहां पर रो की संख्या 1 है और कॉलम की संख्या 3 है। और यहां पर देखें तो रो की संख्या 1 है और कॉलम की संख्या n है। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ रही है कि रो मैट्रिक्स की जो ऑर्डर होगा उसमें सबसे पहला वाला ऑर्डर का एलिमेंट ये 1 होगा। जनरल तौर पर हम रो मैट्रिक्स को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा भी लिख सकते हैं, एक मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए आई जे से। ए आई जे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट, जिसमें आई रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्स किस रो में है और जे रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट किस कॉलम में है। मैट्रिक्स को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें ए आई जे क्या है, मैट्रिक्स के एलिमेंट, और ए आई जे में आई क्या रिप्रेजेंट करता है, रो को, और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। अब ये रो मैट्रिक्स अगर है तो उसका ऑर्डर 1 क्रॉस n होगा, जहां पर n कोई भी संख्या हो सकती है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है। चलिए रो मैट्रिक्स हमें समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की चर्चा करें तो कॉलम मैट्रिक्स में बिल्कुल जैसे ऊपर अपन ने पढ़ा, रो मैट्रिक्स में केवल एक रो होगी, इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम होंगी। रो कितनी भी हो सकती हैं। कॉलम मैट्रिक्स a matrix having only one column, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम होगा, ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। कॉलम मैट्रिक्स के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे ये 5 रो मैट्रिक्स है, ये 5 कॉलम मैट्रिक्स में भी आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर केवल एक कॉलम है, रो कितनी भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर 5 ये रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो यहां पर कॉलम जो है 1 है, लेकिन रो कितनी है 2 है। रो 2 है और कॉलम 1 है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स देखें 3 - 8 6, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। इन सब कॉलम मैट्रिक्स में एक खासियत है, इनमें पहले आगे अपन क्या लिखते हैं, रो, और बाद में लिखते हैं कॉलम। तो यहां पर कॉलम कितना है 1, यहां पर भी कॉलम की संख्या कितनी है 1, और यहां पर भी कॉलम की संख्या 1 है। इस वाले में रो की संख्या 1 है और यहां पर रो की संख्या 2 है और यहां पर रो की संख्या 3 है। अगर हम जनरल कॉलम मैट्रिक्स की चर्चा करें तो जनरल कॉलम मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट होगा A11, फिर ये आगे क्या लिखेंगे, पहले लिखते हैं रो, तो ये सेकंड रो लग गई, तो A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A41 फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, इसी तरीके से mth रो और फर्स्ट कॉलम। ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। यहां पर एक कॉलम है और रो की संख्या कितनी है 1 2 3 4 और m, यहां पर रो m है, इसका भी ऑर्डर m क्रॉस 1 है। इस तरीके से कॉलम मैट्रिक्स हमें समझ में आनी चाहिए। कॉलम मैट्रिक्स को अगर हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से शॉर्ट में देखें तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में शॉर्ट में हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए आई जे मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा और जिसमें कॉलम की संख्या 1 होगी और रो की संख्या कुछ भी हो सकती है। अगर ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बना है मैट्रिक्स का या लिखा है तो इसका मीनिंग है कि वो कॉलम मैट्रिक्स है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये आपको याद नहीं रखने हैं, समझने हैं, इन पर 1 नंबर के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, बन सकते हैं। चलिए तीसरे टाइप का मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स।
जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स हम किसे बोलते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों, सारे एलिमेंट जीरो हों, ऐसे मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे ये जीरो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर केवल एक ही एलिमेंट है और वो क्या है? जीरो है। ये भी जीरो मैट्रिक्स है, ये भी जीरो मैट्रिक्स है। तो ऐसे कोई भी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों, बहुत आसान है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों वो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाता है। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल ओ सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे हम इस मैट्रिक्स को कैपिटल ओ या इसे जीरो भी बोल सकते हैं, इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट मैट्रिक्स पढ़ते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चों ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या इक्वल हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या इक्वल हो। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर किसी मैट्रिक्स में यह कंडीशन फुलफिल होती है, रो और कॉलम की संख्या इक्वल हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं एक मैट्रिक्स ये लेता हूं तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स भी है, ये एक रो है केवल, कॉलम मैट्रिक्स भी है, एक कॉलम है, और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों है ये? क्योंकि इसका ऑर्डर 1 बाई 1 है, इसमें रो की संख्या एक है और कॉलम की संख्या एक है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 3 5 -2। इसमें कितनी रो है बच्चों? 2। कॉलम कितने हैं बच्चों? 2 रो और 2 कॉलम है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। अगर हम 3 बाई 3 स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें, -5 0 1 7 6 9 3 1 2, ये इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 बाई 3 का। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। स्क्वायर मैट्रिक्स में हम इसका ऑर्डर बोलेंगे 1 क्रॉस 1, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलेंगे 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर बोलेंगे 3 क्रॉस 3। अब क्वेश्चन में लिख करके आता है अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, जबकि अभी हमने बताया क्या कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो वहां पर ऐसा लिख करके आता है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो आपको कॉमन सेंस दूसरा वाला भी 3 है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या इक्वल होती है। तो अगर कहीं ऐसा लिखा हो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो इसका मतलब क्या? वो स्क्वायर मैट्रिक्स 3 बाई 3 ऑर्डर का है। अगर लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 बाई 2 का है। फिलहाल अगर ऑर्डर 3 लिखा है तो मतलब रो और कॉलम सेम होंगे और वो 3 बाई 3 मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स में या किसी और भी मैट्रिक्स में मैं भी समझाता हूं। जैसे ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट। अच्छा, अगर ये हम 2 बाई 2 स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें, इसका डायगोनल एलिमेंट ये होंगे, और इस 1 बाई 1 स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट केवल एक ही होगा, 5। अब ये
3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स में समझिएगा, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पोजीशन पर है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो इस एलिमेंट को हम बोलते हैं A11, A11। और यहां पर ये 6 कौन सी पोजीशन पर है, 6 कौन सी पोजीशन पर है, A22 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, 6 है A22। और ये 2 कहां पर है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम में, तो ये 2 क्या है, A33। तो ये मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उसमें I और J की वैल्यू इक्वल होती है। I ये रो और J की वैल्यू कॉलम, है ना। तो यहां पर जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल एलिमेंट A11 -5, A22 6 और A33 2। क्लियर होना चाहिए। मतलब डायगोनल एलिमेंट में खासियत होती है, डायगोनल एलिमेंट ये I और J की वैल्यू क्या बराबर होती है, I और J रो और कॉलम सेम, 1 1 2 2 3 3। ठीक है, ओके। अच्छा, क्या डायगोनल एलिमेंट्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होंगे? मैंने ऐसा नहीं बोला। डायगोनल एलिमेंट की असली डिफिनीशन हो गई जहां I और J क्या इक्वल होंगे, डायगोनल एलिमेंट की असली डिफिनीशन हो गई जहां I और J इक्वल होंगे। ओके, अगर मैं इस मैट्रिक्स की चर्चा करता हूं, 5 -3 2 4 6 8 9 3 2 0 9 8। तो बच्चों इस मैट्रिक्स का पहली बात तो ऑर्डर कितना होगा, इस मैट्रिक्स में बच्चों बताओ ऑर्डर कितना होगा, इसमें कितनी रो हैं, 1 2 3, आला रे आला। रो की संख्या है 3, रो पहले लिखते हैं 3, कॉलम कितना है 1 2 3 4, कॉलम की संख्या है 4। मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/4 हुआ। अब इसमें डायगोनल के एलिमेंट पहली बात तो होंगे कि नहीं होंगे, और वो डायगोनल के एलिमेंट वो होंगे जिनमें I और J सेम होगा। जैसे ये डायगोनल एलिमेंट हैं 5 8 9, ये डायगोनल एलिमेंट हैं। क्यों? 5 को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है A11। देखो बच्चों यहां पर रो और कॉलम दोनों 1 1 पोजीशन पर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पोजीशन पर है। ये 8 कहां पर है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में, मतलब ये कौन सी पोजीशन पर है, A22। यहां पर भी बच्चों I और J की वैल्यू इक्वल है। ये 9 कौन सी पोजीशन पर है, A33, मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तीसरी रो और तीसरे कॉलम पर। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, डायगोनल मतलब ऐसा, तो फिर डायगोनल ये क्यों नहीं हो सकता है, ये वाला -3 9 और 8, ये क्यों नहीं हो सकता है -3 9 8? नहीं बच्चों, -3 9 8 डायगोनल एलिमेंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? -3 की अगर हम पोजीशन देखें तो ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, A12। -3 कहां है, A12, ये पहली रो और दूसरे कॉलम में है, ये डायगोनल एलिमेंट नहीं होगा। डायगोनल एलिमेंट के लिए रो और कॉलम इक्वल होना चाहिए, रो और कॉलम ये जो पोजीशन होगी इनमें रो और कॉलम की पोजीशन इक्वल होनी, सेम होनी चाहिए। 8 डायगोनल एलिमेंट में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये थर्ड रो और फोर्थ कॉलम में है, थर्ड रो और फोर्थ कॉलम, तीसरी रो चौथा कॉलम दोनों डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, तो ये भी 8 डायगोनल एलिमेंट नहीं होगा। तो अगर इस
मैट्रिक्स ए के हम डायगोनल एलिमेंट लिखें तो 5, 8, 9, ये 5, 8, 9 क्या है? मैट्रिक्स ए के डायगोनल एलिमेंट। अब स्क्वायर मैट्रिक्स को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हम शॉर्ट में कैसा लिख सकते हैं वो सीखना है। स्क्वायर मैट्रिक्स को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हम कैसे लिखेंगे? A इक्वल टू AIJ M क्रॉस M। M क्रॉस M का मतलब यहां पर रो की संख्या भी स्मॉल m है और कॉलम की संख्या भी स्मॉल m है, और जहां रो और कॉलम की संख्या इक्वल होगी उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये बच्चों याद नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, समझना जरूरी है। छापने से पहले, टीपने से पहले आपको समझ में आना चाहिए। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। एनसीईआरटी बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस पर बेस्ड दिया है, उसे भी हम आगे फ्यूचर में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अब तो आजकल पेपर में, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने लगे हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो बनाए जाते हैं, बताए जा रहे हैं, इन्हीं पर क्वेश्चन बनते हैं। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये जो मैट्रिक्स ए लिखा है वो स्क्वायर मैट्रिक्स को डिनोट करेगा AIJ, जहां पर इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और यहां पर ऑर्डर m क्रॉस n में m और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो हेयर m इक्वल टू n। अब इस पर क्वेश्चन कैसा बन जाता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ m क्रॉस n, मतलब एक मैट्रिक्स A है जिसके एलिमेंट्स AIJ हैं और ऑर्डर उसका m क्रॉस n है। ये मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कब? जब नंबर 1 m की वैल्यू n के बराबर होगी, नंबर 2 m की वैल्यू n के बराबर नहीं होगी, और नंबर 3 m ग्रेटर देन n होगा, या नंबर 4 m लेस देन n होगा। ऐसे 4 ऑप्शन दे दिया, तो ये तभी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जब m की वैल्यू n के बराबर होगी। ठीक है, ओके बच्चों। नंबर 5 में है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या इक्वल नहीं होगी, उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब ऐसे मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या इक्वल नहीं होगी उन्हें हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स ये ऐसा लिखा है 5, 2 और बस, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें एक रो है और कॉलम कितने? 2 हैं। जिसमें रो और कॉलम की संख्या इक्वल नहीं होगी उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। एक रो है और कॉलम 2 है, मतलब m डज नॉट इक्वल टू n। अभी हमने पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में m और n क्या इक्वल थे, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में m और n की वैल्यू इक्वल नहीं होगी। जैसे ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, सॉरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, 2 - 3 5 7 8 9। यहां पर रो की संख्या कितनी है बच्चों? 3, और कॉलम की संख्या कितनी है? 2। इसका ऑर्डर कितना है? 3/2। यहां पर रो की संख्या कितनी है? 3, कॉलम की संख्या कितनी है? 2, और ये 3 और 2 इक्वल नहीं है। यह भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, -5 7 8 4 3 2 9 6 0 1 3 8। यहां पर रो की संख्या बच्चों 3 है और कॉलम की संख्या 4 है जो इक्वल नहीं है, तो यह भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है।
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को अगर हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? एक मैट्रिक्स ए जिसके एलिमेंट ए आई जे होंगे और इसका ऑर्डर m क्रॉस n होगा, वेयर m डज नॉट इक्वल टू n। ओके ओके। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हो, किसी भी मैट्रिक्स में हो सकता है, बशर्ते उसमें ए आई जे एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें आई इक्वल टू जे हो। आई इक्वल टू जे हो मतलब आई और जे की वैल्यू बराबर हो। तो इसमें अगर हम बोलें तो डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? 5 इज द डायगोनल एलिमेंट A11। अगर यहां पर हम डायगोनल एलिमेंट बोलें तो ये डायगोनल एलिमेंट ये होगा 2 7, ये A11 पोजीशन पर है और ये A22। अगर इस मैट्रिक्स में हम डायगोनल एलिमेंट बोलें तो बच्चों ये 7 9 8 ये डायगोनल एलिमेंट नहीं होंगे, डायगोनल एलिमेंट होंगे -5 2 3। सबको समझ में आना चाहिए, हर एक बातें क्लियर होना चाहिए। मैथ्स में आपको याद नहीं करना छोटी सी छोटी बातें, कहाँ छोटी सी छोटी बातें कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये जब आप पढ़ेंगे समझेंगे बातों को तब आपको क्लियर होगी। कोई भी चीज़ याद नहीं करना। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का जो मैट्रिक्स होता है उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स हिंदी में बोलते हैं विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स अभी थोड़ी देर पहले हम जब स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़े थे तो उसमें मैंने बताया था आपको डायगोनल एलिमेंट। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, डायगोनल एलिमेंट किसी भी मैट्रिक्स में हो सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स में, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो और चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो। डायगोनल एलिमेंट किसी भी मैट्रिक्स में हो सकते हैं, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहली नेसेसरी कंडीशन है कि वो मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या सुना बच्चों? डायगोनल मैट्रिक्स के लिए पहली नेसेसरी कंडीशन है कि वो मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो सबसे पहले मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बात 100% होनी चाहिए, 100%। डायगोनल मैट्रिक्स हम कब देखेंगे? जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलरेडी हो, ऑलरेडी हो। फिर दूसरी बात, स्क्वायर मैट्रिक्स का अभी हमने डायगोनल एलिमेंट पढ़ा था। डायगोनल एलिमेंट किसे बोलते हैं? जिनमें A11, A22, A33 आई और जो जे की वैल्यू क्या होती है? इक्वल होती है, उनको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। और उनके अलावा जो बाकी बचे हैं उनको हम नॉन डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। जैसे ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 5 3 4 6 -5 2 3 4 8। ये स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए है क्योंकि इसमें रो और कॉलम की संख्या इक्वल है, 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स में ये एलिमेंट कहलाएंगे डायगोनल एलिमेंट, ये डायगोनल एलिमेंट है। अब डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी जो बचे हुए एलिमेंट हैं, ये 3 4 6 2 3 4, ये एलिमेंट को कहेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट। जो डायगोनल एलिमेंट नहीं है, सीधी सी बात, उनको नॉन डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। तो दूसरी कंडीशन है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो सब के सब क्या होने चाहिए? 0 होना चाहिए, 0। तो ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स all non-diagonal elements should be equal to
0। और ये भी बात 100% होनी चाहिए। बातें क्लियर हो, आराम से समझना है, प्यार से समझना है, धीरे धीरे समझना है, आसान है। डायगोनल मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसके लिए सबसे पहली कंडीशन है कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो। दूसरी कंडीशन है कि उस स्क्वायर मैट्रिक्स के जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट का मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं हैं, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? 0 होना चाहिए। जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट 0 होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स ऐसी कंडीशन को, दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे मैं आपको कुछ मैट्रिक्स लिख करके दिखाता हूं। एक मैट्रिक्स ये है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों डायगोनल मैट्रिक्स है? पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें रो की संख्या 1 है, कॉलम की संख्या 1 है। रो ये डायगोनल मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि इसमें पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, और दूसरी चीज इसमें डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो अभी यहां डायगोनल के अलावा बाकी एलिमेंट ही नहीं है तो उनका 0 और न होने, 0 होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। 2, 5 ये डायगोनल एलिमेंट हो गए। 2x2 का मैट्रिक्स है, 2x2 का, 2 क्रॉस 2 का। और ये डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सारे एलिमेंट क्या हैं? 0। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स है और साथ में नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। जैसे ये लिखा जा रहा है, ये डायगोनल एलिमेंट है 3, -5, 7 और बाकी सारे एलिमेंट 0। तो ये भी क्या हुआ? डायगोनल मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या होगा? 3x3। तो आसान सी बात है, मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट, मतलब डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सारे एलिमेंट 0 हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अब डायगोनल मैट्रिक्स को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखते हैं। मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij। यहां m क्रॉस n नहीं लिखेंगे, m क्रॉस m। क्यों? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या क्या इक्वल होती है। ये पहला वाला रो है और दूसरा वाला m कॉलम है, तो रो और कॉलम की संख्या इक्वल होती है। फिर ये एलिमेंट मैंने अभी बताया, स्क्वायर मैट्रिक्स जब बताया था, इसे बोलेंगे A11 या इसे बोलेंगे A11। दिस इज A11 और ये है A22 और ये है A33। तो A11, A22, A33 को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? Aij, जिसमें i और j की वैल्यू क्या बराबर है। अगर ऐसा लिखा है Aij वेयर i बराबर j, वेयर i बराबर j, तो मतलब ये चर्चा की जा रही है A11, A22, A33 की। अब इनके अलावा बाकी सारे एलिमेंट क्या हैं? 0 हैं, तो इन्हें हम मैथमेटिकली क्या लिखेंगे? वेयर Aij इक्वल टू 0, वेन i इक्वल टू j लिखें कि i डज नॉट इक्वल टू j लिखें? वेन i डज नॉट इक्वल टू j। मतलब मैट्रिक्स के जो ये एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट 0 होंगे कब? जब i और j इक्वल नहीं होंगे। जैसे ये A12 है, यहां i और j की वैल्यू इक्वल नहीं है। A12 i और j की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ये वैल्यू कितनी? 0 है। ये क्या है? A13 i और j की वैल्यू इक्वल नहीं है, ये क्या है? A21। तो मैथमेटिकली डायगोनल मैट्रिक्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस पर 1 नंबर का क्वेश्चन प्यारा सा बन सकता है, छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन बनेगा सुनिएगा बच्चों। एक मैट्रिक्स A बराबर Aij m क्रॉस m है ना, डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा व्हेन
ए आई जे इक्वल टू 0, आई डज नॉट इक्वल टू 0, जे पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ए आई जे इक्वल टू 0, आई इक्वल टू जे। तीसरा ऑप्शन ए आई जे डज नॉट इक्वल टू 0, आई इक्वल टू जे। और चौथा ऑप्शन ए आई जे डज नॉट इक्वल टू 0, आई डज नॉट इक्वल टू जे। इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बातें आपको याद नहीं करनी है, समझना है। फिर से देखिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये आया कैसे। किसी भी मैट्रिक्स को हम ए आई जे एम क्रॉस एन से लिखते हैं, एम क्रॉस एन से। अब यहां पर एम क्रॉस एन की जगह एम क्रॉस एम क्यों लिखा? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या इक्वल होती है, तो इसलिए यहां पर एम और एम दोनों इक्वल है, एम क्रॉस एम लिखा। अब ए आई जे की वैल्यू 0 होगी, कब होगी? जब आई डज नॉट इक्वल टू जे। इनके लिए आई जे बराबर होते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट के लिए आई जे बराबर होते हैं। ये आप चाहो तो लिख लो, फॉर डायगोनल एलिमेंट, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स आई इक्वल टू क्या जे होता है। और फॉर नॉन डायगोनल एलिमेंट, फॉर नॉन डायगोनल एलिमेंट आई डज नॉट इक्वल टू जे होता है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, कब? जब आई और जे बराबर नहीं होंगे। अगर आई और जे बराबर हो जाएंगे तो फिर वो डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा। तो यहां पर नॉन डायगोनल एलिमेंट है। नॉन डायगोनल एलिमेंट का मतलब आई डज नॉट इक्वल टू जे के लिए एलिमेंट की वैल्यू कितनी? 0 होगी। अच्छा बच्चों, अब इस पर एक छोटी सी बात और करते हैं। क्या ये दोनों भी 0 हो सकते हैं या ये तीनों भी 0 हो सकते हैं? तो क्या डायगोनल मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा? बच्चों, इसकी जो डिफिनीशन है, इसकी डिफिनीशन में केवल 2 ही बातें हैं कि मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और इसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। इसके डायगोनल एलिमेंट के बारे में कोई भी चर्चा नहीं है। डायगोनल एलिमेंट के बारे में कोई भी चर्चा नहीं है, मतलब ये 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। 0 होगा तब भी ये डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स है, और अगर 0 नहीं भी है तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है, बशर्ते 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स के लिए फिर वही कंडीशन, मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तब तो वो फिर डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि इसके डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट क्या होते थे? 0 होते थे। लेकिन यहां पर जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो कुछ भी सेम कांस्टेंट होंगे, सेम कांस्टेंट। ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे स्केलर मैट्रिक्स में हम एग्जाम्पल में, ये भी स्केलर मैट्रिक्स है, 1 by 1 या ऑर्डर 1 क्रॉस 1 का स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों है? क्यों है? एक पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरी बात जो है, इसके डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं, है ना, उसकी चर्चा अपन ना करें क्योंकि यहाँ पर डायगोनल के अलावा एलिमेंट है ही नहीं। और तीसरी चीज जो है, इसके डायगोनल के एलिमेंट जो है सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर डायगोनल में एक ही एलिमेंट है और वो एक ही है 3, है ना। अभी थोड़ा क्लियर होगा, देखिएगा। जैसे ये स्केलर मैट्रिक्स है 2 2 0 0। अब यहां पर क्लियर होगा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के लिए पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, है, डायगोनल मैट्रिक्स हो, है। क्यों है? डायगोनल के अलावा बाकी सब 0 हैं। और तीसरी चीज, जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, कोई कांस्टेंट के होना चाहिए, और ये कांस्टेंट के कुछ भी हो सकता है, ये सेम होना चाहिए। अगर ये सेम है तो फिर हम इसे स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ये 2 by 2 ऑर्डर का स्केलर मैट्रिक्स है। जैसे ये √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3,
ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। डायगोनल के एलिमेंट सेम। तो स्केलर मैट्रिक्स की हम डिफिनीशन क्या लिखेंगे? ए डायगोनल मैट्रिक्स is said to be a scalar matrix if its all diagonal element are equal. A diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its all diagonal elements are equal. तो कहानी समझ में आनी चाहिए। एक डायगोनल मैट्रिक्स को ही, अब डायगोनल मैट्रिक्स की कहानी पुरानी कहानी हो गई। अब मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स और ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0। तो ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3, और सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट यहां पर नहीं है, यहां पर हैं, दोनों 0 हैं, और बाकी सारे यहां पर भी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हैं। और जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो इक्वल होने चाहिए, 2 2 √3 √3 √3, और यहां पर एक ही डायगोनल एलिमेंट है 3, तो इक्वल होने चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब मैथमेटिकली स्केलर मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो मैथमेटिकली A बराबर Aij ये एलिमेंट होंगे मैट्रिक्स के, और क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो यहां पर हम m by m लिखेंगे, m by m लिखेंगे। वेयर Aij बराबर 0। कब Aij ये 0 है? Aij 0 है कब? जब when I does not equal to j। आप देखिए ये पूरी डिफिनीशन ये डायगोनल मैट्रिक्स की लिखी है, डायगोनल मैट्रिक्स की। अब डायगोनल मैट्रिक्स वाले ही कंडीशन में, डायगोनल मैट्रिक्स की ही डिफिनीशन में, अब डायगोनल मैट्रिक्स की ही डिफिनीशन में एक कंडीशन और जुड़ गई कि जो ये Aij जब i बराबर j है, यहां के लिए A11 A22 A33 i बराबर j, वो क्या होंगे? कोई कांस्टेंट होगा, सेम संख्या होगी। तो Aij इक्वल टू कोई कांस्टेंट के व्हेन i इक्वल टू j। बात पच गए? नहीं पची, फिर मैं एक्सप्लेन करूं ये कैसे लिखा। किसी भी मैट्रिक्स को हम Aij m क्रॉस n से लिखते हैं, और क्योंकि ये स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें रो और कॉलम की संख्या इक्वल होती है, तो यहां पर हमने m by m लिखा। और इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, अभी मैंने बताया नॉन डायगोनल एलिमेंट मतलब i डज नॉट इक्वल टू j, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट के लिए Aij की वैल्यू कितनी? 0 है। ये नॉन डायगोनल एलिमेंट, ये कंडीशन नॉन डायगोनल एलिमेंट के लिए है, नॉन डायगोनल एलिमेंट के लिए, नॉन डायगोनल। और ये i इक्वल टू j का मतलब डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट के लिए कंडीशन क्या है? Aij बराबर k। k क्या है? यहां पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। i इक्वल टू j का मतलब ये डायगोनल एलिमेंट के लिए है। चलिए, इतनी बातें हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट टाइप मैट्रिक्स का जो है वो है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी जरूरत हमें बहुत ज्यादा पड़ेगी, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पहली बात तो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, पहली कंडीशन। मैट्रिक्स को क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। और दूसरी चीज जो है डायगोनल एलिमेंट 1 हो, डायगोनल एलिमेंट 1 हो, और नॉन डायगोनल एलिमेंट
जीरो हो। और तीसरी चीज नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो। तो यूनिट मैट्रिक्स में पहली बात तो मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, दूसरी चीज डायगोनल एलिमेंट 1 होने चाहिए, और तीसरी चीज जो है नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। जैसे ये यूनिट मैट्रिक्स है 1, ये भी यूनिट मैट्रिक्स है 1 1 0 0, ऑर्डर इसका 2/2 है। और ये भी यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3/3 ऑर्डर का। यूनिट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, डायगोनल के एलिमेंट 1 होने चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पड़ेगी। अब यूनिट मैट्रिक्स को, इस यूनिट मैट्रिक्स को हम I1 से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। I1 आपको मालूम है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब इसमें 1 रो है और 1 कॉलम है, तो 1/1 ना लिख करके 1 लिख सकते हैं। इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं I2 से, और इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं I3 से। तो बच्चों ये इतने अपने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़े, इनको आपको याद रखना है। रो मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा, जिसमें केवल एक ही रो हो। कॉलम मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा, जिसमें एक ही कॉलम हो, रो कितनी भी हो सकती हैं। फिर इसके बाद हमने पढ़ा क्या, तीसरे नंबर में जीरो मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों। और चौथे नंबर में हमने क्या पढ़ा, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या इक्वल होती है। और पांचवें नंबर में हमने क्या पढ़ा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या इक्वल नहीं होती है। और छठवें नंबर में हमने क्या पढ़ा, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए और उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या, जीरो होना चाहिए। सातवें नंबर में हमने क्या पढ़ा, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट कांस्टेंट हो, उस डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट 0 हो, तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। अब यूनिट मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक मैट्रिक्स Aij ये इसके एलिमेंट हैं। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें मतलब रो और कॉलम की संख्या क्या होगी, इक्वल होगी, m क्रॉस m। इसमें Aij एलिमेंट 1 होगा। अब 1 कब है, जब ये डायगोनल एलिमेंट है, और डायगोनल एलिमेंट के लिए क्या होता है, I इक्वल टू j, है ना। तो Aij बराबर 1 होगा व्हेन I इक्वल टू j। और Aij 0 होगा एंड Aij बराबर 0 होगा कब, जब I डज नॉट इक्वल टू j। ये I डज नॉट इक्वल टू j के लिए है, ये 0 है। वेयर Aij 1 होगा कब, जब I की वैल्यू j के बराबर होगी। ये किसके लिए बात है, डायगोनल एलिमेंट के लिए। और ये नॉन डायगोनल एलिमेंट के लिए। ये रही मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किसका, यूनिट मैट्रिक्स का। अब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस।
इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसेस, मैट्राइसेस का मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाएंगे, कब कहलाएंगे, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे। तो उसके लिए पहली कंडीशन है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर शुड बी सेम। ऑफ बोथ मैट्रिक्स। दूसरी चीज जो है उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का A11 देख रहे हैं तो दूसरे वाले मैट्रिक्स का भी A11 देखें, है ना। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हैं तो वो स्क्वायर वो इक्वल मैट्रिक्स होंगे। जैसे दो मैट्रिक्स हमारे पास, ये है एक 5 3 7 9 और दूसरा मैट्रिक्स 5 3 7 9। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 और साथ में इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब इस वाले मैट्रिक्स का A11 5 है और इसका भी A11 5 है, इसका A12 3 है और ये भी A12 3 है। A21 कितना है 7, यहां पर भी A21 7 है। A22 कितना है 9 और यहां पर भी A22 9 है। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल मैट्रिक्स है। अगर ये देखें 2 3 0 6 या 9 और यहां पर दूसरा मैट्रिक्स है 2 3 0 9, इनका ऑर्डर तो सेम है, ऑर्डर दोनों का 2/2 है। ये 2 है, ये 2 है, लेकिन ये 3 है और ये 0 है। तो ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स नहीं है और ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। अब इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं और फिर इसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 पर आएंगे। क्वेश्चन में है फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C एंड D। हमें A B C और D की वैल्यू पानी है। इफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब इस क्वेश्चन में ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिए हैं, इक्वल दिए हैं और हमसे पूछा क्या गया है? A B C D की वैल्यू पूछी गई है। तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए मैंने अभी बताया कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहां पर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। यहां पर भी 2 रो है और 2 कॉलम है। पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दूसरी चीज, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। ये इक्वल होना चाहिए इसके, ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए और ये इसके इक्वल होना चाहिए। और ये बोला है कि ये इक्वल मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके इक्वल है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? क्योंकि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, देयरफॉर A माइनस बी बराबर कितना? -1। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। 2A प्लस C इक्वल टू कितना? 5। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। और 2A माइनस बी इक्वल टू कितना? 0। ये तीसरी इक्वेशन हो गई। और 3C प्लस D इक्वल टू कितना? 13। ये चौथी इक्वेशन हो गई। A माइनस बी इक्वल टू -1, 2A प्लस C इक्वल टू 5, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, 2A माइनस बी इक्वल टू 0, 3C प्लस D इक्वल टू 13। 4 इक्वेशन, 4 अननोन। इन्हें सॉल्व करना हमें आना चाहिए। अब इसे सोचना कैसे सॉल्व करें। देखिए बेटा, ये दोनों इक्वेशन में 2 अननोन हैं और 2 इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 में 2 अननोन A और B हैं और इन दोनों इक्वेशन में C और D नहीं है। तो पहले इन दोनों इक्वेशन से हम A और B की वैल्यू फाइंड कर लें। फिर A और B की वैल्यू जब हमें मिल जाएगी तो उसे हम पुट कर देंगे कहां? इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में जब हम A की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकल आएगा? C। फिर इसके बाद जो C की वैल्यू यहां इक्वेशन 2 से आएगी वो कहां पुट कर देंगे? इक्वेशन नंबर 4 में। तो हमें D की वैल्यू मिल जाएगी। समझदारों के लिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसको कैसे करेंगे देखते हैं।
पहली इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन से a माइनस बी इक्वल टू -1 फर्स्ट इक्वेशन है, और 2a माइनस बी इक्वल टू कितना 0 है। दोनों इक्वेशन को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, माइनस प्लस माइनस साइन चेंज, और माइनस प्लस क्या होगा, कटकटा जाएगा। अब a माइनस 2a कितना -a और -1, यहां माइनस से माइनस कैंसिल, a इक्वल टू आया 1। a की वैल्यू 1 चाहे हम फर्स्ट में पुट कर दें या चाहे सेकंड में पुट कर दें। मान लीजिए फर्स्ट में पुट करते हैं तो a माइनस बी बराबर है -1, यहां पर हमने a की वैल्यू पुट किया 1, तो 1 माइनस बी इक्वल टू कितना -1। इस 1 को इधर ले जाइए तो माइनस बी इक्वल टू -1 मतलब माइनस बी इक्वल टू -2, मतलब माइनस माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू आ गई कितनी 2। अब a की वैल्यू जो निकली है ये कहां पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में जब हम पुट करेंगे तो 2a प्लस सी इक्वल टू 5। a की वैल्यू कितना पुट कर दें 1, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, तो 2 प्लस सी इक्वल टू 5, तो c कितना आ गया 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 का मतलब बच्चों 3, c की वैल्यू आ गई 3। d की वैल्यू कैसे निकालें, d का आया है केवल एक इक्वेशन में, यहां पर तो अपना दिमाग होना चाहिए इक्वेशन नंबर 4 में। इक्वेशन नंबर 4 में पहुंच जाएं, इक्वेशन नंबर 4 में पुट c बराबर कितना 3, c की वैल्यू हम 3 पुट कर देते हैं, तो 3c प्लस डी इक्वल टू है 13, और c की वैल्यू पुट कर दें 3, तो 3 इंटू 3 प्लस डी बराबर 13। 3 इंटू 3 कितना 9, 9 प्लस डी इक्वल टू 13। इस 9 को इधर लपक दिया, इस 9 को इधर ले जाएंगे तो d बराबर हो जाएगा 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 बच्चों 4। तो इस तरीके से a b c d की वैल्यू हमें मिल गई। a की वैल्यू कितनी आई 1, b की वैल्यू कितनी आई 2, c की वैल्यू कितनी आई 3 और d की वैल्यू आई 4। ये अपना हो गया आंसर। अब आगे हम एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे और कुछ क्वेश्चंस आप लोग करेंगे।